हॉर्मुज को लेकर के सऊदी अरब एक्टिव है। सऊदी के विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो से मुलाकात भी कर ली है। हॉर्मुज के मुद्दे को लेकर के हर देश ये चाहता है कि इसे जितनी जल्दी सुलझाया जा सके उतनी जल्दी सुलझा लेना चाहिए। अब इसीलिए सऊदी के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के चर्चा करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, सऊदी के विदेश मंत्री और मार्को रूबियो के बीच में मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें उस बातचीत के दौरान की सामने आई है जहां हॉर्मुज को लेकर के सऊदी अरब एक्टिव है। सऊदी के विदेश मंत्री और साथ ही साथ अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच में मुलाकात हुई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के चर्चा हुई है। मार्को रूबियो वैसे भी बहुत सारे देशों के घूमने वाली स्थिति में निकले हुए हैं, आप ये कह लीजिए, क्योंकि हर जगह जाकर के वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका बैलेंस करना चाहता है। पहले वो चाइना गए, उसके बाद अब वो सऊदी चले गए हैं और इसके बाद भारत आने का भी उनका दौरा प्रस्तावित है। हर जगह जाकर के अमेरिका की ठोस रणनीतियों को रख करके व्यापार अर्जित करना भी एक लक्ष्य है। अब हॉर्मुज को लेकर के ये एक्टिव जरूर है, लेकिन हॉर्मुज को खोलने में दिलचस्पी ना तो अमेरिका की है और ना ही ईरान की है। ईरान उसे अपने हिसाब से चलाना चाहता है और अमेरिका उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है। सऊदी के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान जो बातचीत हुई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जरूर से हुई है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक अजीब बयान आए। ईरान के लोगों का भरोसा बनाए रखने की कोशिशें भी चल रही हैं। इस्फहान में सड़क पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान नजर आ रहे हैं। साइकिल चलाते हुए ईरान के राष्ट्रपति देखे गए हैं। ईरान के लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इस्फहान में सड़क पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान निकले हुए हैं, ये उनकी तस्वीर है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, जब युद्ध की शुरुआत हुई है तो वो सड़कों पर निकले हैं। इसके पहले भी पेजेश्कियान इसी तरीके से लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। अब एक बार फिर से वो सड़कों पर निकल करके साइकिल चलाते हुए नजर आए हैं और ये लोगों के बीच में दरअसल भरोसा जगाने की कोशिश है कि सरकार ने उन्हें अकेला यूं ही नहीं छोड़ दिया है, बल्कि सरकार भी उनके साथ पूरे तरीके से तन्मयता से खड़ी हुई नजर आ रही है। तो दो तस्वीरें हैं। एक तरफ अमेरिका पूरा ये प्रयास कर रहा है कि बाकी देशों से समन्वय स्थापित करके अपने व्यापार को बढ़ाया जाए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे जिससे तेल चाहिए वो अमेरिका से ले ले, हमारे पास सबसे अच्छा फ्यूल है। तो मार्को रूबियो जगह जगह जाकर के मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना वो गए, सऊदी अरब वो गए हुए हैं। सऊदी अरब को लेकर के वैसे भी अमेरिका की तरफ से जो बयान आए थे, सऊदी अरब का झुकाव, उसके साथ ही रशिया की तरफ देखा जाना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ राष्ट्रपति पेजेश्कियान, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो इस घड़ी में, इस बुरे वक्त में अकेले बिल्कुल नहीं है, बल्कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। इसीलिए वो सड़कों पर निकल करके साइकिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि लोगों को यह संदेश दे सके कि इस बुरे वक्त में हम अपने घरों में अंदर छिप करके बैठे हुए हैं, ऐसा कतई नहीं है, हम भी आपकी तरह ही सड़कों पर हैं। ये कुछ वक्त की शांति कहीं भयंकर बवंडर लेकर के ना आए, हर कोई यही मना रहा है। इसलिए बेहद जरूरी है कि मिडिल ईस्ट में अब शांति आए, ताकि ग्लोबल स्तर पर जो ये फ्यूल की समस्याएं, गैस की समस्याएं उत्पन्न कर दी गई हैं, उसे रोका जा सके। इसीलिए सऊदी अरब भी थोड़ा सा आगे आया। उसने ये कहा, उसने ये बयान जारी किए थे अमेरिका ने जब वहां पर नाकेबंदी शुरू की कि हॉर्मुज को खोला जाना चाहिए। तो ये स्थिति अभी भी मिडिल ईस्ट में बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में जो ये बादल छाए हुए थे युद्ध के, वो पूरी तरीके से छट गए हैं, ये कहना भी गलत होगा। अभी भी 21 तारीख तक देखना होगा कि 21 तारीख के बाद आगे क्या, क्योंकि बातचीत को लेकर के सिर्फ संभावनाएं थी। अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है कि कब, कहां, कैसे बातचीत होगी। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर कह रहे हैं कि जब भी दूसरे दौर की बातचीत होगी, अगर वो पाकिस्तान में होगी तो वो भी जाएंगे। अब तक आपने देखा कि गोल्डन डोम प्रोजेक्ट को लेकर के सवाल उठ रहे थे, जो हमने अपनी पहली रिपोर्ट में दिखाया। अब आइए आपको बताते हैं कि गोल्डन डोम प्रोजेक्ट अमेरिका के लिए आखिरकार अहम क्यों है और इसके जरिए अमेरिका के मेनलैंड को किस तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड की ओर कदम बढ़ाया। हालांकि पूरा यूरोप डेनमार्क के साथ खड़ा हो गया और ट्रंप को ग्रीनलैंड से कदम पीछे खींचने पड़े। इस मुद्दे पर हालात ऐसे हो गए कि दुनिया 3 खेमों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका विहीन नेटो और यूरोप था,
जबकि दूसरी तरफ रूस गठबंधन था, जिसमें उसके साथ चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश हो सकते हैं, और तीसरी ओर था अमेरिका। अमेरिका ने दावा किया था कि ग्रीनलैंड पर वो अपनी सुरक्षा के लिए अपना अधिकार चाहता है। अमेरिका ग्रीनलैंड में अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गोल्डन डोम तैयार करना चाहता है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में रडार के साथ ही मल्टी लेयर ढाल होगी, जिससे जमीन से लेकर आसमान और अंतरिक्ष तक अमेरिका के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा सके। अमेरिका का मानना है कि अगर रूस या चीन की ओर से कोई मिसाइल या ड्रोन अमेरिका के मेनलैंड की ओर आता है तो उसे ग्रीनलैंड से होकर आना होगा, और यही वजह है कि यहाँ मिसाइल इंटरसेप्टर्स तैनात किए जा सकते हैं। अमेरिका का गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जैसा ही होगा। लेकिन इसका दायरा आयरन डोम से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। दावा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर दुनिया के किसी भी कोने या अंतरिक्ष से दागी गई मिसाइलों को रोका जा सकेगा। गोल्डन डोम पर करीब 175 अरब डॉलर का खर्च आएगा। इस योजना के तहत पृथ्वी की कक्षा में हजारों छोटे सैटेलाइट तैनात किए जा सकेंगे। इन सैटेलाइट्स के नेटवर्क से आने वाली मिसाइलों का पता लगाया जा सकेगा, जो मिसाइलों की लॉन्चिंग के तुरंत बाद ही उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेगा। माना जा रहा है कि गोल्डन डोम को आज के हथियारों के साथ ही भविष्य के हथियारों से निपटने के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है, ताकि ये नई तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलों और फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम का भी जवाब दे सके। जाहिर है कि अमेरिका की ये परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल ये पूरी होती नहीं दिख रही, क्योंकि ट्रंप ईरान से जंग में फंसे हैं और ग्रीनलैंड उनके हाथ से फिसलता दिख रहा है, और गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा बेहद जरूरी माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर के एक बड़ा दावा किया गया है, जिसके तहत इजराइल ने अपने तमाम टारगेट्स पूरे कर लिए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। इजराइल ये कह रहा है कि उसने ईरान के खिलाफ जो युद्ध की शुरुआत की थी उसमें अपने तमाम टारगेट्स पूरे कर लिए हैं। ईरान के 28 वरिष्ठ कमांडर्स को मार गिराया। आईडीएफ ने कहा कि करीब 250 एयर डिफेंस सिस्टम हमने ईरान के नष्ट कर दिए हैं। करीब 60% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म जो थे उन्हें हमने नष्ट कर दिया है। उनका कहना है कि हमारे जो तमाम टारगेट्स थे, हमें जो चाहिए था वो हमने हासिल कर लिया है। अब हासिल कर लिया है तो क्या इसके बाद ये युद्ध नहीं होगा? इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है दरअसल कि अगर उसके यहाँ नुकसान हुआ है तो उसने बहुत ज्यादा कुछ गंवाया नहीं है, लेकिन ईरान को उसने इस तरीके से तोड़ दिया है कि उसके वापस से खड़े होने में वक्त लग जाएगा। इसीलिए उसकी तरफ से यह दावा किया गया है कि उसने तमाम टारगेट्स पूरे कर लिए हैं। हालांकि टारगेट उनका यह था कि लंबी दूरी की मिसाइल्स बनाने पर हम किसी भी तरीके से ईरान को रोक दें, लेकिन उसके समक्ष वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि करीब 60% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म हमने नष्ट कर दिए हैं। दूसरा टारगेट उनका था, जो अमेरिका का भी था, कि कभी भी ईरान को हम परमाणु हथियार ना बनाने दें। तो दूसरी तरफ इजराइल ये कह रहा है कि हमने ईरान के 28 वरिष्ठ कमांडर्स मार दिए हैं, हमने करीब 250 एयर डिफेंस सिस्टम उनके नष्ट कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि हमारे यही टारगेट थे और हमने इन टारगेट को अचीव कर लिया है, हमने इन टारगेट को हासिल कर लिया है। लेकिन ये कुछ दिन का जो युद्ध विराम है, अब वो आगे क्या लेकर के आएगा परिणाम, वो भी जरा देखना होगा। अब आइए आपको बताते हैं अमेरिका के मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम पर मंडराते खतरे के बारे में, जिससे पिछले कुछ ही समय में अमेरिका के 10 वैज्ञानिक प्रभावित हुए, कुछ मारे गए और कुछ लापता हो गए। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है, लेकिन खतरा अमेरिका के अंदर भी है। अमेरिका की बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली लैब में काम कर रहे वैज्ञानिक भी खतरों से अछूते नहीं रहे। अमेरिका में न्यूक्लियर स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों की मौत और गुमशुदगी के मामलों पर अब व्हाइट हाउस सवालों के घेरे में है। साल 2023 से अब तक ऐसे 10 मामले सामने आए जिसमें वैज्ञानिक अधिकारी या तो लापता हो गए या उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि कई वैज्ञानिक अचानक ही घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी रहे जो पैसे और फोन जैसी अहम चीजें भी घर पर छोड़कर निकल गए। इनमें से एक शख्स तो ऐसा भी रहा जो पिस्तौल लेकर घर से निकला लेकिन लौटा नहीं। वैज्ञानिकों के लापता या मौत के सभी मामले अमेरिका की हाई सिक्योरिटी रिसर्च संस्थाओं से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनमें लॉस एलामोस नेशनल लैब, नासा का जेट प्रोपेशनल लैब और MIT का प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर शामिल है। ये संस्थान न्यूक्लियर हथियार, एडवांस प्रोपल्शन और नई ऊर्जा तकनीकों पर काम करते हैं। वैज्ञानिकों और अधिकारियों के गायब होने की खबर को सरकार भी बेहद गंभीर मान रही है और जरूरत पड़ने पर जांच कराने का भरोसा दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूएस के कौन कौन से वो वैज्ञानिक हैं जो कि खतरे में हैं, जिनमें से कुछ या तो मार दिए गए हैं और कुछ लापता हो गए। अब उसके बारे में जानकारी जरूर जुटाई जा रही है, लेकिन उनके नाम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो नाम है वो है मोनिका रेजा का। ये उनकी तस्वीर है। ये लापता है और नासा के जेट प्रोपल्शन लैब से जुड़े एक प्रोजेक्ट से ये जुड़ी हुई थी। हालांकि अभी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मोनिका रेजा नए मटीरियल और धातुओं पर काम देखने वाली टीम की प्रमुख थी, लीड थी वो वहां पर। मोन्डोलोए नाम की खास धातु पर वो काम कर रही थी। मोन्डोलोए नाम की खास धातु पर उनकी तरफ से काम किया जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच वो लापता हो जाती है। रॉकेट इंजन के लिए ये खास तौर पर मटेरियल बनाया जाता है जिस पर मोनिका काम करते हुए वहां पर 22 जून को माउंट वाटरमैन इलाके में हाइकिंग करते हुए उन्हें अंतिम बार देखा गया था और उसके बाद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके बाद एक और तस्वीर देखिए। विलियम नील मैक्सलैंड, ये भी लापता है। अमेरिका के रिटायर्ड एयरफोर्स जनरल हैं विलियम, जो कि अब लापता हैं। इसके साथ पहले एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी के कमांडर भी ये रह चुके हैं। आगे अमेरिकी सेना की जो अहम रिसर्च यूनिट्स में से ये एक लैब मानी जाती है, लेकिन इसमें जो काम करते थे विलियम, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये नई टेक्नोलॉजी, हथियार सिस्टम्स, स्पेस टेक्नोलॉजी पर इनके द्वारा रिसर्च की जा रही थी। मोनिका रेजा से जुड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग से भी विलियम जुड़े हुए थे, यानी ये दोनों आपस में किसी तरीके से कनेक्ट थे। 27 फरवरी 2026 को न्यू मैक्सिको में घर के आसपास आखिरी बार दिखे थे। बहुत लंबे वक्त की बात नहीं है ये। इसके बाद आता है एक और नाम, स्टीवन गार्सिया का, जो कि लापता है। सरकारी ठेकेदार हैं, सिटी नेशनल सिक्योरिटी कैंपस से जुड़े हैं। कैंपस में परमाणु हथियारों के गैर न्यूक्लियर पार्ट का निर्माण किया जाता था, जिससे स्टीवन जुड़े हुए थे। इसके साथ 28 अगस्त 2025 को न्यू मैक्सिको में घर से अचानक से वो गायब हो गए थे। एक और नाम है एंथनी चावेज का। ये लॉस ओलामोस नेशनल लैब से जुड़े हुए थे चावेज, और हाई सिक्योरिटी परमाणु लैब है लॉस ओलामोस नेशनल लैब, जिसमें ये कार्यरत थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जहां पर ये कार्यरत थे। परमाणु हथियारों से जुड़े रिसर्च के लिए ये लैब जानी जाती है। एंथनी चावेज, मोनिका, विलियम, ये सब गायब हैं। घर से टहलने के लिए निकले थे और अचानक से वहां से गायब हो जाते। उसके बाद इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मेलिस लापता है। लॉस ओलामोस नेशनल से ये जुड़ी हुई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद पर ये काम करती हैं, थी कह सकते हैं आप, क्योंकि अब इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2025 में न्यू मैक्सिको में अपने घर से अचानक से ये भी लापता हो गई थी। ये भी न्यू मैक्सिको की थी। एक और वैज्ञानिक जो न्यू मैक्सिको से थे, आखिरी बार घर से पैदल निकली, देखी गई, लेकिन उसके बाद अचानक से लापता हो जाती है मेलिसा। इसके बाद नाम आता है कार्ल ग्रिल मेयर का। इनकी हत्या कर दी गई है। ये खगोल भौतिक वैज्ञानिक थे कार्ल, जिनकी हत्या कर दी गई है। अंतरिक्ष और तारों से जुड़ी चीजों पर ये रिसर्च किया करते थे। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से भी ये जुड़े हुए थे। और एक और नाम है इसमें माइकल डेविड हिक्स का। इनकी भी मौत हो गई है। ये भी नासा से जुड़े हुए एक वैज्ञानिक थे। DART प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे माइकल डेविड, इनके बारे में ये बताया गया। पृथ्वी की ओर आ रहे एस्ट्रॉइड से बचने से जुड़ा हुआ था ये DART प्रोजेक्ट, डार्ट प्रोजेक्ट, जिस पर ये काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से गायब, उसके बाद हत्या। और ऐसे ही और भी उनके वैज्ञानिक है जो कि लापता है। फ्रैंक मेवाल्ड, इनकी भी हत्या कर दी गई। ये उनकी तस्वीर है। नासा से जुड़े हुए एक सीनियर साइंटिस्ट थे फ्रैंक।
जिनकी हत्या कर दी गई। अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर ये भी काम किया करते थे। और इसके साथ ही नूनो, इनकी भी मौत हो गई है। परमाणु वैज्ञानिक थे नूनो नुरेयरो, जो इनकी तस्वीर है, इनकी भी हत्या कर दी गई या फिर कैसे मौत हुई इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया। न्यूक्लियर फ्यूजन पर ये काम कर रहे थे नूनो, जिनकी मौत हो गई, और परमाणु ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी तकनीक है फ्यूजन, जिस पर ये काम कर रहे थे। तो ये वो तमाम वैज्ञानिक हैं जिनकी या तो हत्या कर दी गई या फिर वो लापता हो गए। सवाल ये कि आखिरकार अमेरिका के इन वैज्ञानिकों के पीछे पड़ा हुआ कौन है? अमेरिका के विरोध में ईरान के लोग एक बार फिर से सड़कों पर देखे गए हैं। महिलाओं ने बंदूक लेकर के प्रदर्शन शुरू कर दिया है और ईरान को नहीं हरा पाएगा अमेरिका, ये प्रदर्शनकारी वहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के विरोध में लोग लगातार उतर रहे हैं, महिलाएं लगातार उतर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। अब बंदूक लेकर के एक बार फिर से महिलाएं उतरी हुई हैं। उनकी तरफ से जो प्रदर्शन किया गया उसके बाद ये कहा गया कि ईरान को कोई भी नहीं हरा सकता है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये आपको जिप्सी में महिलाएं नजर आ जाएंगी जो यहाँ पर रोड पर निकली हुई है, बंदूक इनके हाथ में है और ये संदेश देने की कोशिश है दरअसल कि अगर जरूरत पड़ी। दूसरी तरफ दूसरा प्रदर्शन चल रहा है, लोग हाथों में झंडे लेकर के निकले हुए हैं। ये प्रदर्शन इसलिए किए जा रहे हैं कि अमेरिका को सख्त संदेश ईरान की महिलाओं की तरफ से भी दिया जा सके कि अगर कमजोर समझ करके बैठे हुए हो तो सड़कों पर उतर करके वो कोहराम मचाएंगे, जिसके बाद अमेरिका कभी ईरान पर कब्जा करने के बारे में या ईरान से जीतने के बारे में भी नहीं सोच पाएगा। ये एक प्रदर्शन चल रहा है, उसके बगल से एक प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और ये अमेरिका के खिलाफ चल रहे हैं, इजराइल के खिलाफ चल रहे हैं। अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान में लोगों से ये कहते रहा कि आप सड़कों पर उतरिए, अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होइए, वहां के रिजीम के खिलाफ खड़े होइए। अब लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं, अपनी सरकार और रिजीम के समर्थन में खड़े हुए हैं। अब एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि ईरान के साथ तनाव के बीच में अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। अब अमेरिका की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया गया कि रूस के तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों को फिलहाल हटाया जा रहा है। कोई प्रतिबंध नहीं हुआ, सेंक्शन उसने हटा लिया है वहां से। इसके पहले भी सेंक्शन हालांकि हटाए गए थे, लेकिन उसने ईरान के साथ जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से दुनिया भर में जो तेल और गैस को लेकर के संकट मंडराया है, उस पर यह कह रहा है कि रूस के ऊपर लगाए गए तमाम प्रतिबंध हम हटाते हैं। रूस यूक्रेन वॉर की शुरुआत के साथ अमेरिका ने रूस पर सेंक्शन लगा दिए थे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ना तो ये तेल बेच पाएंगे और ना ही लोग इनसे खरीदे, वरना ये उसका उपयोग, उससे कमाए हुए पैसों का उपयोग यूक्रेन के खिलाफ करेगा। और यूक्रेन, अमेरिका उसके पक्ष में हमेशा से खड़ा है, इसीलिए उसने रूस पर ये प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन अब प्रतिबंधों को ढिलाई दे दी है, प्रतिबंधों को कुछ वक्त के लिए हटा दिया है ताकि ईरान के साथ ये जो तनाव चल रहा है उसमें दुनिया को कहीं से कुछ तो प्राप्त हो सके। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि ईरान में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, सड़कों पर उतर करके हाथों में बंदूक लेकर के वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं और साफ साफ ये संदेश दे रही हैं कि अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, कभी भी वो अमेरिका ईरान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। कुछ वक्त की शांति अभी जरूर है। आज 18 तारीख हो चुकी है, 21 अप्रैल यानी 4 दिन और। अब ऐसे में देखना होगा कि जो बातचीत की संभावनाएं सिर्फ और सिर्फ कही जा रही हैं, क्या वो बातचीत की टेबल तक दोनों देश आएंगे और बातचीत की टेबल पर आने के बाद क्या उनमें सहमति बनेगी या फिर इस युद्ध विराम को कुछ वक्त के लिए और बढ़ाया जा सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।